जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कुछ महाद्वीपों के बारे में बता दिया था, जैसे दोस्तों आपको एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा दिया और आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भी बता दिया और आपको दोस्तों नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में भी बता दिया और आपको दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में भी आपको बता दिया। और ये इस तरीके से दोस्तों ये सभी महाद्वीपों के बारे में यानी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बारे में हमने विस्तृत रूप से दोस्तों वर्णन किया, विस्तृत विस्तृत रूप से पढ़ा है। और इससे पहले वाले लेक्चर में साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं दोस्तों, और इसकी इसका थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम दोस्तों इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों साउथ अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो साउथ अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपके 12 देश आते हैं और एक देश है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि इसमें कभी कभी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 13 देश भी मान लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक देश है यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना पर दोस्तों आपका फ्रांस का एक कब्जा है, तो इसलिए दोस्तों उसको इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में काउंट नहीं किया जाता है। जब इसको भी हम काउंट कर लेते हैं फ्रेंच गुयाना देश को, तो इस प्रकार दोस्तों हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हो जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पर और आपका क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा देश है वो दोस्तों आपका ब्राज़ील है। और यहाँ दोस्तों ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा देश है और आपका यह जनसंख्या के आधार पर भी दोस्तों ये सबसे बड़ा देश आपका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों मैंने साउथ अमेरिका के बारे में आपको पॉइंट बताए थे, जब साउथ अमेरिका की स्थिति के बारे में बताया था। जब हम साउथ अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ में जाते हैं तो क्या पड़ता है, और साउथ अमेरिका के जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो क्या पड़ता है, और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या पड़ता है, और आपका साउथ की तरफ जाते हैं तो क्या पड़ता है। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के जब उत्तर में जाएंगे तो दोस्तों आपको उत्तर में हमको नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप देखने को मिलता है, या आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्थ में हमें पनामा नहर देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर हम इधर पश्चिम की तरफ जाते हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के, तो इधर हमको पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर देखने को मिलता है, और आपका पूर्व की तरफ इधर अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, और साउथ में दोस्तों आपका दक्षिणी सागर स्थित है। और इस तरीके से दोस्तों एक आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश था जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था, एक आइसलैंड पड़ता है जिसका नाम है फॉकलैंड आइसलैंड। फॉकलैंड भी दोस्तों यह आपका यूके का इस पे अधिकार है। और आपका दोस्तों फ्रेंच गुयाना भी है दोस्तों, इस पर आपका फ्रांस का अधिकार है। तो इस तरीके से ये दोनों देश सब अलग, इससे अलग 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 देश दोस्तों ये हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका फिजिकल पार्ट तो थे पर लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल अधिकार किसी और का है, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता है। और मैंने आपको दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में आपको पर्वतों के बारे में बताया था। पर्वतों में दोस्तों सबसे एक प्रमुख पर्वत था जो कि आपका दोस्तों पूरा चिली पेरू से होते हुए अर्जेंटीना की तरफ जाता है, जिसका नाम था एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत की दोस्तों मैंने आपको लंबाई बताई थी, 7,000 किलोमीटर यह लंबा है। और इसकी दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी थी जिसका नाम माउंट एंकागुआ थी। एंकाकागुआ दोस्तों जिसकी ऊंचाई अगर बात करते हैं तो 69-62 मीटर इसकी ऊंचाई थी। 69-62 मीटर यानी 6,962 मीटर इसकी ऊंचाई है एंकाकागुआ की। और यह इसकी दोस्तों ये आप कह सकते हो साउथ अमेरिका का यानी कि दक्षिणी अमेरिका की ये सबसे ऊंची चोटी है। और यह आपका अर्जेंटीना में है दोस्तों। एंकाकागुआ जो चोटी है दोस्तों यह आपकी अर्जेंटीना में स्थित है। और इसको अंकाकागुआ को हम दोस्तों मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों आपका मृत ज्वालामुखी है। इस तरीके से झीलों के बारे में भी जाना था, झील जिसमें हम दोस्तों टिटकाका झील कहते हैं जो पेरू और आपके बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों ये सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है ये।
क्योंकि दोस्तों नौकागम्य झील आप कह सकते हो कि जहाँ पर नौ जो दोस्तों बोट की जो रेस के लिए, जैसे हमारे भारत में सबसे लंबी झील आपकी वेम्बनाथ झील है, तो उसी तरीके से ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है आपकी टिटकाका झील। और यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में एक आपकी नदी और पड़ती है जिसका नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों ये। आयतन में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम दोस्तों लंबाई में बात करते हैं तो यह विश्व में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। विश्व में दोस्तों आयतन के आधार पर देखते हैं तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली जो नदी है वो आपकी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो आयतन के आधार पर, तो वो आपकी अमेजन नदी हो जाएगी। और दूसरी दोस्तों सेकंड नंबर की, विश्व की दूसरे नंबर की आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। बड़ी में सबसे, विश्व की सबसे बड़ी, और लंबी में दोस्तों दूसरे सबसे लंबी नदी हो जाएगी। इस तरीके से ये दोस्तों आपके विश्व में इस तरीके से नंबर रखती है। तो ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम होता है अमेजन नदी का, यह दोस्तों आपका एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है, और इसका समाप्त जो होता है वो अटलांटिक महासागर में जाकर ये अपना पानी गिरा देती है। और एक और नदी थी, ओरिनको नदी दोस्तों, जो कि कोलंबिया वेनेजुएला में प्रवाहित होती है, और जिसकी सहायक नदी एक थी कैरोनी नदी। कैरोनी नदी की जो दोस्तों, कैरोनी नदी जो थी वो आपका एक एंजिल जलप्रपात बनाती थी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, जो वो कैरोनी नदी के द्वारा ही उसका निर्माण होता है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 997 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मरुस्थल भी दोस्तों कुछ बता दिए थे, एक अटाकामा चिली और पेरू में स्थित है, और एक आपका पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। ये आपके दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया था। अभी आपको दोस्तों मैंने 2 मिनट में आपका सब रिवीजन करा दिया। अब दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। और यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो देश आते हैं वो आपके 46 देश आते हैं, यानी कि 46 देश इसमें स्थित हैं। और 46 देश दोस्तों इसमें स्थित हैं। और एरिया के आधार पर यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों ये छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। छठे नंबर का दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आपका पॉपुलेशन में अगर इसकी बात करते हैं तो दोस्तों यह जनसंख्या के आधार पर विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने एशिया बताया था, आपका एशिया आपका हो गया एरिया में सबसे बड़ा। एशिया के बाद अफ्रीका बताया था, अफ्रीका बाद नॉर्थ अमेरिका बताया था, और नॉर्थ अमेरिका के बाद आपका दक्षिणी अमेरिका बताया था। फिर हमने दोस्तों आपका अंटार्कटिका बताया था एरिया में। और एरिया में दोस्तों फिर उसके बाद छठे नंबर का ये हमारा यूरोप हो जाएगा। सातवें में आपका ऑस्ट्रेलिया बताया था। और अगर हम दोस्तों ये एरिया हो गया, एरिया में हमारा छठे नंबर का हो गया, और जनसंख्या में बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर का हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सब सर्वाधिक या नगरीकृत महाद्वीप है, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नगर पाए जाते हैं। और सब इसलिए ये दोस्तों सब सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। इसके अंदर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से बड़े देश हैं दोस्तों, एरिया के आधार पर अगर बात करते हैं हम, तो एरिया में जो सबसे बड़ा देश है वो आपका दोस्तों रूस है। और आपको दोस्तों बता देता हूँ, जो रूस है वो आपका एक तो यूरोप में भी दोस्तों, यूरोप में आता है आपका रूस, यूरोप महाद्वीप में भी आता है, और आपका एशिया महाद्वीप में भी रूस आता है। तो दोस्तों आपका ये वाला जैसे कि रूस है, तो रूस का कुछ भाग आपका एशिया यूरोप में भी आता है, और कुछ भाग दोस्तों आपका एशिया में आता है। तो इस तरीके से जो रूस का ये भाग इधर आता है, तो ये आपका दोस्तों यूरोप का रूस कहलाता है। इसलिए आपका एरिया के आधार पर बात करते हैं तो पहला है आपका सबसे बड़ा देश रूस, जो कि यूरोप का है। और एशिया का जो रूस है दोस्तों, इसको साइबेरियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा रूस था वो जैसे हम यूएसएसआर कहते थे, यह आपका दोस्तों 1991 में टूट गया था। इसलिए आपका इसके 15 देश थे रूस के, वो आपके इधर आ गए यूरोप में।
तो दोस्तों जो हमारा एरिया में सबसे बड़ा देश है आपका रूस है, और दूसरे नंबर का आपका दोस्तों यूक्रेन है। अगर हम रूस को हटा देते हैं तो दोस्तों आपका यूक्रेन हो जाएगा पहले नंबर का। अगर आप दोस्तों रूस को नहीं मानोगे तो आपको यूक्रेन कहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका दूसरे नंबर का यूक्रेन है सबसे बड़ा देश एरिया में। ये भी यूक्रेन भी दोस्तों आपका पहले रसिया का ही भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में दोस्तों इससे आपका यूरोप में आ गया, यूरोप में दोस्तों मिल गया। और जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो जनसंख्या में भी दोस्तों आपका रूस है। रूस पहला नंबर है दोस्तों, रूस सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर। ये आपका यूरोप का दोस्तों रूस है। और दूसरा हमारा जर्मनी का है। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो आपका जर्मनी है, जो जनसंख्या के आधार पर आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश जर्मनी है। दोस्तों अगर आपके में रूस रूस नहीं दिया जाए तो आपको याद रखना है कि एरिया में सबसे बड़ा देश यूक्रेन माना जाएगा और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश जर्मनी माना जाएगा। क्योंकि रूस आपका यूरोप में भी आता है और आपका एशिया में भी आता है, इसलिए जो रूस यूरोप में आता है वो दोस्तों आपका वो उसका आप कह सकते हो रूस जो एरिया में भी सबसे बड़ा होगा, पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा होगा। लेकिन आपको ये भी याद रखने हैं और आपको ये भी याद रखने हैं, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों आपका यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका वो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश की अगर हम बात करते हैं, विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो आपका दोस्तों इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी जिसका नाम है दोस्तों रोम। इटली की एक राजधानी है जिसका नाम है रोम। और इस दोस्तों जैसे कि ये आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में आपका दोस्तों इटली एक देश है इटली, और जिसकी राजधानी ये रोम है, आपकी मान के चलो ये रोम है। और इसके अंदर दोस्तों एक शहर है, एक देश है जिसका नाम है दोस्तों वेटिकन सिटी। ये आपका दोस्तों इसके अंदर पाया जाता देश है। तो यह आपका विश्व का सबसे छोटा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 840 जनसंख्या है दोस्तों। और आपका ये फैला हुआ है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और वेटिकन सिटी जो कि आपका दोस्तों इटली की राजधानी रोम में स्थित है, क्योंकि दोस्तों आपका चारों तरफ इसके रोम स्थित है, इसलिए मैंने कहा है कि ये आपका इटली की राजधानी रोम में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हम एशिया के आधार पर एशिया में देखते हैं तो दोस्तों एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो आपका मालदीव है। और दोस्तों जो हमारा यूरोप है, यूरोप जो है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, जो यूरोप हमारा और यूरोप और आपका एशिया एक ही प्लेट पर स्थित हैं। ये दोनों दोस्तों महाद्वीप जो हैं वो आपके एक ही प्लेट पर स्थित हैं, जिसको हम यूरेशिया के प्लेट के नाम से जानते हैं। और जिस तरीके से दोस्तों मान के चलो ये हमारा यूरोप है, इधर यूरोप है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा यूरोप है उसके चारों तरफ आपका चारों तरफ दोस्तों वो सॉरी चारों तरफ नहीं, तीन तरफ दोस्तों इसके जल भरा हुआ है। तीन तरफ दोस्तों जल भरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जिसके तीन तरफ से जो जमीन का टुकड़ा, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, यह आपका पूरा कंप्लीट यूरेशिया है। तो आपका ये हम कह सकते हैं जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप को हम दोस्तों यूरेशिया का प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके तीनों तरफ पानी भरा हुआ है। इधर भी दोस्तों सागर है, इधर भी सागर है और इधर भी सागर है। तो ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, यह आपका यूरेशिया प्लेट का एक प्रायद्वीप इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट दोस्तों समझ में आया होगा। और यही दोस्तों लिखा है, यूरोप को हम यूरेशिया का पेनिनसुलर या आपका प्रायद्वीप कहते हैं। और यह दोस्तों यूरोप जो कि आपका तीन ओर से जल से घिरा हुआ एक भूभाग है। जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया, जैसे हमारा इधर इधर आर्कटिक सागर हो गया, इधर हमारा अटलांटिक सागर है, भूमध्य सागर है, और ये पूरा आपका एशिया है। तो आप दोस्तों देख सकते हो, आपको आपको
यूरोप की दिशा के आधार पर देख सकते हो कौन कहाँ कहाँ पड़ता है। तो मैंने दोस्तों पेनिनसुलर क्यों कहा है, क्यों ये मान के चलो ये हमारा दोस्तों यूरोप है। यूरोप के अगर हम दोस्तों इधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो हमें आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो इधर दोस्तों अटलांटिक महासागर स्थित है। और आपका दोस्तों दक्षिणी की तरफ जाते हैं तो भूमध्य सागर स्थित है। और इधर दोस्तों आपके ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एशिया स्थित है। क्योंकि दोस्तों यूरोप और एशिया को, जो हमारा यूरोप है और एशिया को, ऐसे कई सारे पर्वत हैं, कुछ नदियां हैं, कुछ सागर हैं, जो दोस्तों आपका यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाने का काम करते हैं। यूरोप के दोस्तों पूर्व में जब जाते हैं हम, ये हमारा जो यूरोप है, इसके जब हम पूर्व में जाएंगे, तो इसके पूर्व में जब जाते हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया था जब एशिया महाद्वीप पढ़ाया था, इसके पूर्व में जाते हैं तो क्या क्या पड़ता है। तो दोस्तों यूरोप और एशिया है जो हमारा, यूरोप को एशिया से जो पर्वत अलग करते हैं, जो नदियां अलग करती हैं, वो दोस्तों आपके ये हैं। एक तो दोस्तों हमारा यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वो आपका यूराल पर्वत है। और एक दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है यूराल नदी। यह भी दोस्तों पहले हमारा यूरोप का यूराल पर्वत पड़ता है, यह आपका यूरोप और एशिया के बीच में सीमा को बनाता है। फिर आपकी दोस्तों नदी पड़ती है जिसका नाम है यूराल नदी। और फिर एक दोस्तों कैस्पियन सागर पड़ता है। फिर आपका काकेशस पर्वत पड़ता है। फिर हमारा काला सागर पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच में हमारा एक यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बन जाती है। यानी कि दोस्तों एक बॉर्डर बन जाता है यूरोप और आपके एशिया के बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी सीमा बनाते हैं, ये आपके पांच चीजें: यूराल पर्वत, यूराल नदी, और कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, और आपका काला सागर। ये पांच आपके दोस्तों एशिया से यूरोप को अलग करते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था इन सभी के बारे में, जब एशिया महाद्वीप भी पढ़ाया था उस टाइम पे ही बताया था। इनके बीच में जो बाउंड्री बनाते हैं वो आपके ये पांच हैं। इन पांच के द्वारा इनके बीच में दोस्तों सीमा बनती है, यूरोप और एशिया के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यूरोप के प्रमुख जो पर्वत हैं, पर्वतों के बारे में जानते हैं, माउंटेन्स के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों जो हमारा आल्पस पर्वत है, ये दोस्तों सबसे यूरोप महाद्वीप का दोस्तों सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। यूरोप महाद्वीप का दोस्तों ये आपका सबसे लंबा पर्वत माना जाता है जिसका नाम है आल्पस पर्वत। और यह आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली और फ्रांस में यह दोस्तों इसका विस्तार है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो दोस्तों यह 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग में दोस्तों 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है आल्पस पर्वत की। और यह भी दोस्तों आपका आल्पस पर्वत एक बलित पर्वत है। जैसे हमारा बलित बलित क्या होता है, जैसे मोड़दार कहते हैं दोस्तों, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, और जिससे हम दोस्तों इसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है ये हमारा दोस्तों बलित पर्वत है, आल्पस पर्वत। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है, वो आपकी माउंट ब्लैंक है दोस्तों। माउंट ब्लैंक जो है, माउंट ब्लैंक आपकी जो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपकी दोस्तों फ्रांस में आती है। ये आपकी फ्रांस में पड़ती है। माउंटेन आल्पस पर्वत की जो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी फ्रांस में पड़ती है। ये पॉइंट आपको दोस्तों समझना है। और आपको नेक्स्ट पर्वत की बारे में बात करते हैं। एक हमारा यूराल पर्वत है दोस्तों, और यूराल जो पर्वत है वो आपका रूस में पड़ता है। ये आपका दोस्तों यूरोप वाला रूस है। ये आपका दोस्तों यूरोप वाला रूस है। आपका कुछ भाग यूरोप वाले रूस में आता है, बाकी का एशिया के रूस में आता है। क्योंकि दोस्तों यूराल पर्वत भी आपका एशिया और यूरोप की सीमा को बनाता है। तो इन दोनों के बीच में आपका नॉर्मल है कि यूराल पर्वत पड़ता होगा। और नेक्स्ट है दोस्तों काकेशस पर्वत। मैंने आपको बताया था यूराल पर्वत, काकेशस और यूराल नदी और काला सागर, ये आपके दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच में सीमा को बनाते हैं। तो काकेशस पर्वत है ये दोस्तों आपका, ये रूस में पड़ता है। और यह हमारा काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं तो यह हमारा यूरोप का जो रूस है उसके अंदर पड़ता है। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रोस।
माउंट एल्ब्रस दोस्तों आपकी रूस के अंदर आती है और यह आपकी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपका दोस्तों ये जो रूस है ना, ये आपका यूरोप वाला रूस है। आपको दोस्तों एशिया वाला नहीं समझना है, आपका ये यूरोप वाला ये रूस है। और यह आपका दोस्तों माउंट एल्ब्रस जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रस जो कि दोस्तों आपकी काकेशस पर्वत की है। काके काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है दोस्तों? माउंट एल्ब्रस। और यह आपकी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। एक चौथा नंबर का जो दोस्तों पर्वत है जिसका नाम है पिरेनीज पर्वत। यह आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। यह आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट जो पर्वत है 5वें नंबर का जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो दोस्तों आपका आपका जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका जर्मनी में स्थित है। और यहीं से दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। क्या नाम है दोस्तों? इस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। और डैन्यूब नदी का आपका ब्लैक फॉरेस्ट से ही उद्गम होता है। इस तरीके से दोस्तों आपका आपके दोस्तों ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया और आपका पिरेनीज पर्वत हो गया। पिरेनीज जो पर्वत है दोस्तों आपका फ्रांस, आपको मैंने बताया था आपके यहाँ पर ये पूरा यूरोप का इधर का पार्ट आपका स्पेन पड़ता है, फिर ऊपर इसके फ्रांस पड़ता है। और इस तरीके से दोस्तों आपका जो पर्वत पड़ता है ये आपका इनकी दोनों की सीमा फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। नेक्स्ट ब्लैक फॉरेस्ट से फॉरेस्ट जो आपका दोस्तों जर्मनी में पड़ता है। और जर्मनी दोस्तों आपकी कहाँ स्थित है? फ्रांस के ऊपर है दोस्तों जर्मनी स्थित है। और इसके नीचे आपका दोस्तों आप जानते हो जर्मनी के नीचे इधर आप आओगे तो इधर स्विट्जरलैंड है, फिर नीचे आपका दोस्तों इटली है। इस तरीके से दोस्तों आपके ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में पड़ता है। और ये जर्मनी हो गई दोस्तों। नेक्स्ट जो पर्वत है जिसका नाम है जोरा पर्वत। इम्पोर्टेंट है दोस्तों जोरा पर्वत और बोसेसज पर्वत। बोसेजस पर्वत और आपका दोस्तों जोरा पर्वत, ये दोनों के दोनों आपके दोस्तों फ्रांस में देखने को मिलते हैं। आपका दोस्तों यहाँ ये स्पेन हो जाएगा और ये दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा और ये दोस्तों आपका जर्मनी हो जाएगा। यहाँ पर स्विट्जरलैंड आ जाएगा और ये दोस्तों आपकी इटली हो जाएगी। तो फ्रांस में आपके दोस्तों जोरा पर्वत और बोसेजस पर्वत ये आपके फ्रांस में देखने को मिलते हैं। और 8वें नंबर का है दोस्तों बॉल्कन। बॉल्कन पर्वत यह है आपका बुल्गारिया में देखने को मिलता है, बुल्गारिया में स्थित है। और नेक्स्ट जो पर्वत है दोस्तों, नेक्स्ट जो पर्वत है आपका जिसका नाम है एपेनाइन्स पर्वत। एपेनाइन्स पर्वत आपका दोस्तों इटली में स्थित है। एपेनाइन्स जो पर्वत है वो आपका इटली में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये पर्वत हैं, आपको इम्पोर्टेंट याद रखने, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट पर्वत हैं। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बुल्गारिया आप जानते हो कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों आपके रोमानिया, ये इधर दोस्तों रोमानिया हो जाती है और इधर यूक्रेन हो जाता है। नीचे आपका दोस्तों बुल्गारिया जो आपका ब्लैक सागर से आपके तीनों ये दोस्तों आपका ब्लैक सागर से आपका टच होते हैं। रोमानिया भी, ये आपका दोस्तों यूक्रेन, रोमानिया, फिर आपका ये बुल्गारिया, ये आपके सभी के सभी ब्लैक सी से आपके दोस्तों सीमा बनाते हैं। तो ये आपके दोस्तों पर्वत हो गए। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों नदियों के बारे में बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप की जो इम्पोर्टेंट जो नदी है उनके बारे में अगर बात करें, तो पहली जो नदी है वो दोस्तों आपकी जिसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह आपकी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और यह आपकी दोस्तों आपका दोस्तों रूस में, रूस से ही इसका उद्गम होता है दोस्तों। रूस में पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिसका नाम है बलदाई की पहाड़ी। बलदाई की पहाड़ियों से ही दोस्तों इस वोल्गा नदी का आपका उद्गम होता है। और यह दोस्तों आपकी कैस्पियन सागर में स्थित है। ये आपका दोस्तों रूस जो है यूरोप वाला रूस है। कैस्पियन सागर में दोस्तों
यह अपना पानी मिला देती है जाके वोल्गा नदी दोस्तों, बलदाई पहाड़ी से होते हुए। और यह दोस्तों आपका कैस्पियन सागर में जाकर अपना पानी गिरा देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। और नेक्स्ट अगर हम दोस्तों पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा पहली बात तो ये आपका पहली बात तो दोस्तों ये है आपका, ये जो है वोल्गा नदी है, यूरोप के रूस में स्थित है। और यूरोप के रूस में आपके दोस्तों बलदाई की पहाड़ी है, वहाँ से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। फिर ये दोस्तों अपना पानी जाकर कैस्पियन सागर में जाके गिरा देती है। और इस तरीके से दोस्तों ये हमारे ये सभी के सभी आपके यूरोप, ये रूस जितने भी बारे में बात करेंगे, ये सभी का सभी रूस आपका यूरोप के अंदर ही आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? यूरोप के अंदर ही आते हैं ये रूस के कुछ आपके रूस जो अभी दोस्तों एशिया का पड़ता है वो बट गया है। तो इसलिए दोस्तों रूस का कुछ भाग आपका यूरोप महाद्वीप में आएगा और रूस का कुछ भाग एशिया में आएगा। और तीसरी जो नदी है दोस्तों डैन्यूब नदी, दूसरी जो नदी है डैन्यूब नदी, इसके बारे में बात कर दिया की थी दोस्तों। यह सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने सहारा मरुस्थल बताया था 11 देशों में दोस्तों विस्तृत है, उसी तरीके से हमारी डैन्यूब जो नदी है वो आपकी 10 देशों में दोस्तों बहती है। और 10 देशों में दोस्तों बहती है, इसका मैंने उद्गम भी बताया था। इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है दोस्तों, जो कि जर्मनी में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट से दोस्तों डैन्यूब नदी का उद्गम होता है, और जो कि दोस्तों अपना पानी आपका आपका जो इस डैन्यूब नदी है वो अपना पानी जाके काला सागर में गिरा देती है। काला सागर में दोस्तों आपका यह पानी गिरा देती है। और नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं कौन सी नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, और इनके बारे में दोस्तों किस किस शहर, किन किन देशों की राजधानी कौन कौन सी नदियों पर स्थित है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहली अगर हम दोस्तों बात करते हैं डैन्यूब नदी के तट पर, जो हमारी डैन्यूब नदी है दोस्तों, डैन्यूब नदी की तट पर कौन कौन से देश की राजधानी स्थित है। मैंने आपको बताया था 11 देशों से होकर 10 देशों से होकर यह नदी बहती है। पहला एक देश है दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वो आपकी डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। एक है दोस्तों हंगरी देश, जो कि जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट, यह भी आपकी दोस्तों डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। एक देश है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड भी आपकी डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों रोमानिया, रोमानिया की जो राजधानी है बुकारेस्ट, यह भी आपकी दोस्तों डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ये इस तरीके से हमारे दोस्तों ये जितनी भी नदी हैं, जितने भी दोस्तों राजधानी है, ये सभी की सभी दोस्तों आपकी डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। और जो नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों डैन्यूब नदी के बाद नेक्स्ट जो नदी है वो आपकी यूराल नदी है। और यूराल जो नदी है वो हमारे यूरोप और एशिया की सीमा को बनाती है दोस्तों। यूराल नदी आपकी यूरोप और एशिया के अंदर पड़ती है दोस्तों। इन दोनों की सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपकी यूराल नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों पो नदी। पो नदी दोस्तों आप इसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को दोस्तों बहुत पवित्र माना जाता है इटली में, और यह आपकी इटली की गंगा कहलाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सीन नदी। सीन नदी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके सीन नदी पर एक प्रमुख शहर की एक प्रमुख जो दोस्तों देश है जिसकी राजधानी है उस सीन नदी के तट पर स्थित है। उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस दोस्तों इसके तट पर ही स्थित है। एक दोस्तों नेक्स्ट नदी है आपकी टाइबर नदी। और टाइबर नदी दोस्तों आपकी टाइबर नदी के तट पर आपका इटली की राजधानी जो है रोम, रोम दोस्तों आपके टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और स्प्री नदी के तट पर दोस्तों आपके जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। और जो आपकी दोस्तों थेम्स जो नदी है, थेम्स नदी को हम दोस्तों ब्रिटेन की गंगा के नाम से जानते हैं। और इसके तट पर आपके लंदन दोस्तों लंदन स्थित है। आपका लंदन आपका थेम्स नदी के तट पर स्थित है। और आपका दोस्तों जो राइन नदी है, और राइन नदी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह आपकी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी होती है। और यह आपकी फ्रांस व स्पेन की सीमा पर स्थित है। यह दोस्तों राइन जो नदी है वो आपकी फ्रांस और स्पेन की सीमा को बनाती है, राइन नदी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, निपर नदी एक और इम्पोर्टेंट है। निपर नदी यह भी आपकी दोस्तों यूक्रेन की जो राजधानी कैपिटल, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव दोस्तों, कीव इसके निपर नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट जो दोस्तों हमारी विस्चुला नदी एक है, और यह पोलैंड की कैपिटल जो है दोस्तों वारसा, वारसा विस्चुला की नदी के तट पर स्थित है आपका दोस्तों। अब हम दोस्तों यूरोप महाद्वीप की कुछ लेक्स यानी कि कुछ झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर हम दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है फिनलैंड। इस फिनलैंड में दोस्तों बहुत सारी कुछ झीलें देखने को मिलती हैं, और इस फिनलैंड को हम दोस्तों झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को दोस्तों आपका झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को दोस्तों झीलों का देश कहते हैं। और कुछ झीलें हैं दोस्तों आपकी, जैसे साइमा झील, ये आपकी फिनलैंड में प्रमुख है दोस्तों, साइमा झील। और एक है दोस्तों लादोगा झील, यह आपकी लादोगा झील दोस्तों रूस में। और यह आपकी यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप का ये जो रूस है दोस्तों, ये यूरोप का ही रूस है, इसलिए ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है लादोगा झील। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारी जो झील है आपका ओनेगा झील है दोस्तों। ओनेगा झील की अगर हम बात करते हैं तो यह आपकी रूस में स्थित है। यह रूस दोस्तों यूरोप वाला रूस है। इस तरीके से दोस्तों ये जितने भी हैं आपकी आपकी इम्पोर्टेंट झीलें, साइमा झील और लादोगा झील, ओनेगा झील, ये आपकी दोस्तों रूस में देखने को मिलती है, यूरोप का जो रूस है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।